हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय इंग्लिश क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक टेंस। इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल। आज की हमारी ये क्लास है प्रेजेंट टेंस के सेकेंड पार्ट पे, यानी जो सेकेंड टाइप है उसके टेंस का, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए हमारी आज की ये क्लास शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कंटिन्यू का मतलब होता है कोई चीज जारी रहना, बस यही मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। कोई चीज जो अभी काम कर रही है, जो अभी चालू है, या फिर जो बड़े पैमाने पर अभी चल रही है। यानी या तो वो काम अभी हो रहा है, जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय हो रहा है, या फिर वो बड़े पैमाने पर चालू है। वो सारी चीजें आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। Present continuous tense. The present continuous is a tense which is used to show. Present continuous tense एक ऐसा टेंस है जिसका यूज किया जाता है ये दिखाने के लिए that an ongoing action is happening now, कि कोई चल रहा जो काम है वो अभी हो रहा है। जैसे बच्चा सो रहा है तो अभी सो रहा है। Either at the moment of speech, या तो हम जिस समय बोल रहे हैं या वो काम उस समय हो रहा है, और नाउ इन अ लार्जर सेंस, या फिर वो बड़े पैमाने पे हो रहा है। जैसे कि कोई बोले कि आजकल सब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उस समय कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो जरूरी नहीं है, लेकिन आजकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि वो काम बड़े पैमाने पर चालू है। और जैसे बच्चा सो रहा है तो वो अभी सो रहा है। तो ये दोनों चीजें किस में आ गई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये दो इसकी पहचान है। हम वैसे जब हम हिंदी में इसकी पहचान देखते हैं, जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया गया है, वाक्य के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं। ये जब वाक्य के अंत में आता है तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे कोई सा भी टेंस हो, हम जानते हैं उसके सेंटेंसेस कैसे कैसे बनते हैं। एक सेंटेंस होता है एफर्मेटिव, एक बनता है नेगेटिव, और एक बनता है इंटरोगेटिव। एफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, जिसमें ना या प्रश्नवाचक का कहीं कोई चर्चा या बात नहीं होती है। जैसे कि वह बाजार जा रहा है, तो ये हो गया हमारा सकारात्मक वाक्य, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें ना का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह बाजार नहीं जा रहा है। फिर होता है प्रश्नवाचक यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस दो टाइप से होते हैं। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा दो टाइप से होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एक WH फैमिली से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इस तरह से हर टेंस के ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं और इस तरह से इसमें सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो चलिए हम अपना ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसका एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है पहले वो देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस मेन वर्ब ING और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? किसी भी सेंटेंस में जो काम करता है वो हमेशा कौन होता है? सब्जेक्ट। पंखा चल रहा है तो यहाँ पे पंखा क्या है? सब्जेक्ट है। जरूरी नहीं है कि राम बाजार जा रहा है कोई व्यक्ति ही सब्जेक्ट होगा। कोई भी चीज जो काम कर रही है वो कौन होता है? सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे इज लगता है, आर लगता है और एम लगता है। फिर हम लगाते हैं मेन वर्ब, यानी जो काम हो रहा है, खाने का, कूदने का, उछलने का, नाचने का, ये सारे काम हैं। इनको इंग्लिश में जो बोलेंगे वो वर्ब होती हैं। वर्ब का मतलब क्रिया, तो वो वर्ब की हम फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम किसको जोड़ते हैं? ING को, उसको जोड़ दिया जाता है। और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए इज का प्रयोग, इज का जो यूज किया जाता है, इज आर एम, तीन हेल्पिंग वर्ब है। इज का यूज कहाँ किया जाता है? इज का यूज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है। इनको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये पूरे ग्रामर में आपके काम आएंगे।
इसलिए हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ही हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। इसका यूज हम कब करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन में कौन कौन होते हैं, एक बार फिर से देखें कि थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा आई और वी, ये होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन जो बोलते हैं। सेकंड पर्सन होता है यू, जो क्या करता है, सुनता है। और थर्ड पर्सन में कौन कौन होते हैं? ही, शी, इट, दे या किसी का भी नाम। नेम का मतलब है किसी का भी नाम, ये सब होते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में भी इस किसके साथ में लगेगा? जो सिंगुलर है, यानी जो एक वचन में है, जैसे कि ही है, शी है, इट है, किसी का नाम है। नाम में अगर जैसे दो नाम आ जाते हैं, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, ऐसे अगर दो नाम आते हैं तो वो प्लूरल हो गए, क्योंकि एक वचन का हमें प्रयोग करना है, एक वचन को यूज करना है, एक व्यक्ति के बारे में बात होनी चाहिए। तो सिर्फ अगर कहीं पे राम लिखा हुआ है या राहुल लिखा हुआ है तो वो सिर्फ एक आदमी के बारे में बात होगी, तब हम उसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? इज। हो गया क्लियर? अब हम देखते हैं कि आर का यूज कब करते हैं। आर का यूज हम करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल होता है, यानी बहुवचन होता है। प्लूरल में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे यहाँ पे? वी, यू और दे, या फिर दो या दो से ज्यादा नाम, ये सब किस में आएंगे? प्लूरल में आएंगे। इन सब के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? आर। ठीक है, अब बचता है एम। एम हमेशा किसके साथ में आता है? आई के साथ। तो ये क्लियर है कि इज हमेशा आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, आर हमेशा आएगा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में, और आई के साथ में हमेशा क्या आता है? एम। तो अब हम इनका सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मेरी माँ खाना पका रही है। ये जैसे कि एग्जाम्पल है सकारात्मक वाक्य का। तो अब आप बताइए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसमें सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है? मेरी माँ। तो ये हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। अब इस मेरी माँ जो हमने लिखा है, हमारा फॉर्मूला क्या था कि हमें क्या करना था? सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना था। सब्जेक्ट हमें सबसे पहले लिखना है। तो हमारा जो सेंटेंस था, मेरी माँ खाना पका रही है, वापस से मैं यहां लिख देती हूं, मेरी माँ खाना पका रही है। अब हम अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से चलें, अगर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसे ट्रांसलेट करें हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट को लिखेंगे इंग्लिश में, मेरी माँ, यानी माय मदर। हो गया। अब हमें क्या करना है? इज, आर या एम का यूज करना है। अब आप यहाँ पे एम लगाएंगे माई देख के? नहीं, हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि बात किसके बारे में हो रही है? मेरे बारे में बात नहीं हो रही है, बात किसके बारे में हो रही है? मेरी माँ के बारे में। अब मेरी माँ के बारे में बात हो रही है तो माँ एक ही है, उसके साथ में इज, आर, एम में से हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे नहीं, आर बहुवचन के साथ में लगता है, तो फिर उसके साथ में क्या आएगा? इज। समझ में आ गया? माय मदर इज, मेन वर्ब लिखनी है। काम यहाँ पे क्या हो रहा है? पकाने का। पकाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुक। कुक लिख दिया। अब कुक में हमें क्या जोड़ना है? आईएनजी। तो क्या बन गया? कुकिंग। माय मदर इज कुकिंग। क्या पका रही है माँ? खाना पका रही है, फूड। ये हो गया आपका सेंटेंस। बहुत ही इजी है ये सेंटेंस। फिर से एक देखते हैं। वे मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, जैसे ये आपका एक सेंटेंस है, वे मैदान में खेल रहे हैं।
अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को इंग्लिश में, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। दे के साथ में हमें लगानी है इज, आर, एम में से कोई हेल्पिंग वर्ब। तो आप बताओ दे के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? इज लग नहीं सकती क्योंकि दे का मतलब दो या दो से अधिक। एम नहीं लग सकता क्योंकि एम हमेशा आई के साथ लगता है। तो बच्चा कौन? यस, आर। तो हमें यहां लगाना है दे आर खेल रहे हैं। खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले। और प्ले में जुड़ गया आईएनजी, क्या बन गया? प्लेइंग। दे आर प्लेइंग। कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में। तो इन द ग्राउंड। ये हो गया आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। समझ आया अच्छे से? तो चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज हो जाता है। जहां पे भी नकारात्मक वाक्य होगा वहां पे क्या होगा? नॉट का यूज हो जाएगा। सेम सेंटेंस जैसे राम खाना नहीं खा रहा है। यहां पे नहीं आ गया तो हमें समझ में आ गया ये कौन सा सेंटेंस है? नकारात्मक वाक्य है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट कौन हो गया? राम। राम के साथ में इज, आर, एम में से क्या आएगा? इज। इसके बाद में हमें क्या लगाना है? नॉट। काम क्या हो रहा है यहाँ पे? खाने का। खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। ईट में जुड़ गया आईएनजी, ईटिंग। राम खाना नहीं खा रहा है। राम इज नॉट ईटिंग फूड। ये हो गया आपका नकारात्मक वाक्य। बहुत ही इजी है। अब इसी तरह से हमारे होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा दो टाइप से बनते हैं। कैसे? एक तो सेंटेंस बनता है हेल्पिंग वर्ब से, जिसमें उसका जवाब, उस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो हमेशा हाँ या ना में होगा। क्या राम बाजार जा रहा है? हाँ। क्या मेरी माँ भोजन पका रही है? ना। तो ये होते हैं इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले सेंटेंस, जिनका आंसर हमेशा यस या नो में होता है। और जो WH फैमिली से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं उनका जवाब यस या नो में नहीं होता है। जैसे राम कहाँ जा रहा है? क्या हम इसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस जगह का नाम पूछा है कि राम कहाँ जा रहा है। तो हम ये दोनों सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे कि पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले सेंटेंस। क्या मैं बाजार जा रहा हूं? ये जैसे आपका एक सेंटेंस है, क्या मैं बाजार जा रहा हूं, तो इसमें मैं आया है आपका सब्जेक्ट। सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है कि हम किसको ले आए? वो जो अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही थी उनको हम बाहर ले आए। इज, आर, एम को हम बाहर ले आए, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने मेन वर्ब लगाया और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया। तो अब हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू करना है। तो मैं के साथ में इज नहीं आता है, आर भी नहीं आता है, क्या आता है? एम। तो हम पहले क्या लिखेंगे? एम। अब मैं लिखेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कौन है? मैं। एम आई बाजार जा रहा हूं। काम क्या हो रहा है यहाँ पे? जाने का, गोइंग टू मार्केट। कहीं पे भी जब हम जाते हैं उस जगह के नाम के पहले हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, ये था आपका हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला सेंटेंस। अब हम देखते हैं WH से बनने वाला सेंटेंस। तुम कहां जा रहे हो? ये सेंटेंस हमने बहुत बार सुना है। कितनी बार? कि तुम कहां जा रहे हो, तू कहां जा रहा है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? कैसे बनेगा ये? कहां को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वेयर। तो हमें पहले WH वाला वर्ड यूज करना है। कहां, जो भी आपका जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव जो वर्ड है उसको सबसे पहले लेके आना है। कहां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेयर। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या लगाना है? इज, आर, एम में से
कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, किसको देख के? हमेशा आपके सब्जेक्ट को देख के। हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाते समय ध्यान में रखना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तुम है हमारा, तुम के साथ में ना तो इज आता है ना आर सॉरी ना तो इज आता है ना एम आता है, क्या आता है? आर। तो वेयर आर, अब हमारा सब्जेक्ट कौन है? तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। वेयर आर यू, मेन वर्ब क्या है? जाना, गोइंग। वेयर आर यू गोइंग। तो ये है हमारे WH से बनने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उम्मीद करती हूं आप सबको ये सारा अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। मतलब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है या नहीं है। उसके भी कुछ ट्रिक्स हैं, तो चलिए हम उन्हें देखते हैं। यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसा एक्शन जो बोलते समय हो रहा है वो हमेशा कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मुकेश इज कमिंग नाउ, मुकेश अभी आ रहा है। ही इज टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट, वो अभी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। एट प्रेजेंट और नाउ जो वर्ड हैं यहाँ पे जो ये यूज हुए हैं, इनसे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये कुछ क्लूज हैं जिनसे आपको एग्जाम के अंदर हेल्प मिल सकती है, इसलिए इनको हमेशा याद रखना है। जैसे नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली, दिस इवनिंग, एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स होते हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। ये जिस भी सेंटेंस में आए, जैसे हमने पहले वाला पढ़ा था वो सोना, ली वाला, और ये सारे मैंने आपको फॉर्मूला के टाइप में याद करवाए थे, वैसे ही अभी आपको ये थोड़े से ही हैं, आपको इनको देख के याद होना चाहिए कि अभी की बात हो रही है, एट प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हमेशा कौन सा टेंस चल रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है। तो इनको आप अच्छे से याद कर लें। ओके। कोई भी काम, लॉन्गर एक्शंस इन प्रोग्रेस, एक्शन डिपिक्टिंग करंट ट्रेंड। कोई लंबा एक्शन जो अभी भी प्रोग्रेस में है, बहुत समय से चलता हुआ काम जो अभी भी चल रहा है, कोई ऐसी चीज जो करंट ट्रेंड में है, अभी आजकल हो रही है, वो भी किस में आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे आई एम स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, किस लिए? डॉक्टर बनने के लिए। तो मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। ये वाला जो वाक्य है, ये वाला जो सेंटेंस जब भी किसी व्यक्ति ने बोला है, या अगर हम जनरली इस बात को बोलते हैं, तो क्या हम उस समय पढ़ रहे हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है हम होटल या रेस्टोरेंट में बैठ के ये बातें बोल रहे हो कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ, डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये वाली बात कि उस समय वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो जनरली वो चल रहा है, तो ऐसे काम को किस में लिखा जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। ही इज रीडिंग द महाभारत दीज डेज, वो आजकल क्या पढ़ रहा है? महाभारत पढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? दीज डेज से भी हमें पता चल जाता है कि कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब हम देखते हैं नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स, कई सारी वर्ब्स ऐसी होती है जिनके साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का का वो जो ING हम लगाते हैं उनका यूज नहीं किया जाता है। इनके कुछ एक्सेप्शन हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ज्यादातर जब ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनमें हमें प्रेजेंट सिंपल का यूज करना चाहिए। जैसे कि कुछ वर्ब्स जो सेंस और परसेप्शन के लिए यूज होती है, जैसे कि फील है, हियर है, सी है, स्मेल है, टेस्ट है, इनमें कभी भी ING का यूज नहीं किया जाता। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं की जाती है। जहां ये यूज की जाती है वो बहुत ही एक्सेप्शन केस होता है, जिसको मैंने नीचे डिस्क्राइब किया है, वो अभी हम पढ़ लेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इन वर्ब्स के साथ में ज्यादातर ING का यूज नहीं किया जाता है। ओपिनियन, किसी चीज की आपको राय देनी हो, जैसे कि एज्यूम है, बिलीव है, कंसीडर है, डाउट है। फील का मतलब अगर थिंक के सेंस में हो, फाइंड का मतलब अगर कंसीडर के सेंस में हो, तो ऐसी चीजों का यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। आपको याद रखना है, ये सारी जो वर्ब्स अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, इनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। तो इनको आप अच्छे से याद कर लो, इनको रिवाइज करो, ये अपने आप अच्छे से याद हो जाएंगी। मेंटल स्टेट्स, जैसे कि हमारा मेंटल स्टेट कैसा है? फॉरगेट, इमेजिन करना, नो, मीन, नोटिस, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, इनके साथ में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं किया जाता है। इमोशंस और डिजायर्स, यानी हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, जैसे कि एनवी, फियर, डिसलाइक, हेट, होप, लाइक, लव,
माइंड, प्रीफर, रिग्रेट, वांट, विश, इन सब के साथ में भी आईएनजी का यूज नॉर्मली नहीं किया जाता है। मेजरमेंट जैसे कंटेन, कॉस्ट, होल्ड, मेजर, वे, इनके साथ में भी आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है। तो आप इन सब वर्ब्स को अच्छे से देख लें, इन्हीं में से एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ब्स हैं, इनके साथ में आईएनजी नहीं आएगा, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं लगेगा। फिर भी इनके कुछ एक्सेप्शन है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। जैसे फील है, फील का यूज अगर महसूस करने के अर्थ में हो, जैसे फील, महसूस करना, अगर उस चीज में फील यूज हो रहा है, आई फील दैट ही विल बी अ ग्रेट मैन, मुझे फील होता है कि वो एक बहुत ही अच्छा महान व्यक्ति बनेगा, तो इसमें क्या है, महसूस होता है, तो इनमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल की वर्ब की फॉर्म लगेगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कभी भी इसमें आईएनजी नहीं जुड़ेगा। इसमें ऐसे नहीं होगा आई एम फीलिंग, इसमें फील ही आएगा। आई फील का प्रयोग अगर थिंक यानी सोचने के यूज में हो रहा है, तो आई फील यू आर राइट, कि मुझे लगता है कि तुम सही हो। ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा ये वाली जो वर्ब्स होती है वो प्रेजेंट सिंपल में चलती है, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है, इसमें आईएनजी नहीं जुड़ता है। लेकिन अब ये एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे कि लेकिन अगर फील का यूज टच के हिसाब से हो जाए, फील करना यानी अगर आपको कोई टच कर रहा है और उसमें हम फील वर्ड यूज करते हैं, तब यहाँ पे हम इस फील के साथ में आईएनजी यूज करते हैं। वो अब इसमें आपको ये डाउट हो सकता है कि ऐसे कैसे पता चलेगा सेंटेंस को देख के कि यहाँ पे टच वाला है या नहीं टच वाला है, तो उस सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा। जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो उस सेंटेंस को पढ़ते ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो फील दिया, जनरली जो सेंटेंस आपके सामने आएंगे वो सारे ऐसे आएंगे जिनमें आपको पता चल जाएगा कि ये टच वाले सेंटेंस नहीं है, लेकिन जहां पे फील का मतलब टच से संबंधित हो, वहां पे फील में हम क्या लिखते हैं, फीलिंग। द डॉक्टर वॉज फीलिंग हिज पल्स, देखिए यहाँ पे पता चल रहा है जब डॉक्टर पल्स चेक कर रहा है तो ऑब्वियसली वो उसको टच करेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, फीलिंग हिज पल्स, तो यहाँ पे फील का फीलिंग बन गया। ये एक एक्सेप्शन है। वैसे एग्जाम में ज्यादातर इन जो वर्ब्स आती हैं ये वैसे ही आती हैं कि इनके साथ में आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है। जो एक्सेप्शन है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। द डॉक्टर वॉज फीलिंग हिज पल्स, जो डॉक्टर है वो उसके जो पल्स था वो फील कर रहा था, तो इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे वो उसको टच कर रहा था। ओके, अब हम देखते हैं सी देखना जो होता है शब्द, उसमें वी सी विद आवर आईज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। आई सी हर सिंगिंग इन द बेडरूम, तो यहाँ पे ये वाले जो सेंटेंस है इनमें भी आईएनजी का यूज नहीं होता है, इस सी के साथ में आईएनजी का यूज नहीं होगा। बट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट, लेकिन अगर किसी से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है तो उसमें वो जो सी आएगा उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। जैसे कि ही इज सीइंग मी टुडे, तो इसमें देखते ही पता चल गया कि वो मतलब मुझे मिलने वाला है, तो यहाँ पे जो सीइंग है वो सीइंग हो गया है। हिज, यहाँ पे हिज है ये, हिज एल्डर ब्रदर इज सीइंग द गवर्न टुमारो, तो यहाँ पे हमें इन सेंटेंस से पता चल गया कि ये क्या चीज है। ये सी वाला जो वर्ड यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ, अपॉइंटमेंट के लिए हुआ है, तो यहाँ पे सी में हम सीइंग करते हैं। ओके, हियर सुनना, आई हियर शी इज लिविंग फॉर पटना, आई हियर म्यूजिक, मैं गाना सुनता हूं, तो ये वाले जो वाक्य हैं इनमें भी प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। लेकिन हियर का यूज अगर हियरिंग के अर्थ में हो, हियरिंग मतलब सुनवाई करना, अगर ऐसा सेंटेंस आए जिसमें आपको देख के पता चले कि यहाँ पे हियर जो है सुनवाई करना के अर्थ में है, तो वहां पे हमेशा किसका यूज होगा, हियरिंग का। द जज इज हियरिंग द केस, जो जज है वो केस को हियरिंग कर रहा है, मतलब उसकी सुनवाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हियर क्या बन जाएगा, हियरिंग बनेगा। इस सेंटेंस में आराम से पता चल जाएगा कि जज की बात हुई है, केस की हो रही है, तो क्या हो रही है, सुनवाई हो रही है। ऐसे सेंटेंस देखते ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ये वाला जो है इसका कुछ अलग मतलब है, तो यहाँ पे हियरिंग का मतलब है सुनवाई करना। अदरवाइज हियर क्या है, फर्स्ट अपने सिंपल फॉर्म में आएगा, लेकिन अगर सुनवाई करना के यूज में के रूप में उसका यूज होता है तो आपको क्या लिखना है, हियरिंग। ओके, स्मेल का यूज भी जनरली किस में होता है, हमेशा प्रेजेंट सिंपल के फॉर्म में होता है। द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, कि फूलों में अच्छी खुशबू आती है। ही इज स्मेलिंग द फ्लावर, लेकिन अभी कोई आदमी उस फूल को सूंघ रहा है तो उसमें हम क्या लिखेंगे, स्मेलिंग, आईएनजी जुड़ जाएगा, क्योंकि वो अभी वो रिसेंटली वो काम कर रहा है। लुक, दैट गर्ल लुक्स ब्यूटीफुल, वह लड़की सुंदर दिखती है, तो ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, वो दिखती है।
बट इन केस ऑफ लुक फॉर, लेकिन अगर सेंटेंस आपके आ जाए जिसमें लुक के साथ में फॉर जुड़ा हो, लुक के साथ में इनटू जुड़ा हो, लुक के साथ में ऑन जुड़ा हो, तब आप उस लुक के साथ में आईएनजी जोड़ते हैं। ही इज लुकिंग फॉर हिज हैंकरचिफ, वो अपनी हैंकरचिफ ढूंढ रहा है। ठीक है, अब लास्ट वाला है कंटिन्यूड इंक्रीज और डिक्रीज, यानी किसी चीज में लगातार बढ़ोतरी या गिरावट होने में भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। द नंबर ऑफ ऑडियंस इज इंक्रीजिंग। तो ये थे कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताए हैं, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे हियर का हियरिंग अगर यूज हो रहा है तो वो सुनवाई के सेंस में यूज हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे अपने आप आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि जज लिखा हो या कोई ऐसी चीज लिखी होगी जिसको आपको देख के पता चलेगा कि ये सेंटेंस कौन सा है, सुनवाई वाला है। अदरवाइज ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। सेंटेंसेस हमेशा जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो नॉर्मल पूछे जाते हैं और उनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन वर्ब्स के साथ में यूज नहीं होता है। ओके, अब ये है आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये 10 सेंटेंसेस मैंने आपके लिए दिए हैं, इनको आपको अच्छे से करना है। इनको अच्छे से देखना है कि इनके साथ में कौन सी वर्ब आएगी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी मेन वर्ब आएगी, ये सब अच्छे तरह यूज करना है। मेन वर्ब तो सबकी सेम ही है, आईएनजी जुड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं सारे। इन सबको अच्छे से कीजिए। इनसे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, मुझे मेरे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू।